हेलो एवरीवन। एसपी बक्सी ईडीएम सीरीज़ की इस 5th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछली 4 वीडियोस में हम एसपी बक्सी की 200 ईडीएम्स कवर कर चुके हैं और इनमें हम 201 से लेकर 250 तक की ईडीएम्स कवर करेंगे। आशा है कि आपको जो पिछली वीडियोस में जो ईडीएम्स मैंने डिस्कस की थी उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। देखिए, इसमें पहली इडियम्स है होल्ड इन एबियंस। इसमें ये जो वर्ड है एबियंस, ये क्या होता है? इसका मतलब होता है दुविधा होना या कोई ठहराव होना, और होल्ड होता है रोकना। ठीक है, तो होल्ड का मतलब तो होता है रोकना और एबियंस का होता है दुविधा या ठहराव। तो ठीक है, दुविधा की वजह से हम कोई काम रोक देते हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? पोस्टपोन करना या स्थगित करना। ठीक है, होल्ड इन एबियंस, पोस्टपोन या स्थगित करना। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा हाई एंड माइटी। अब इसमें देखिए, हाई एंड माइटी जो है, हाई का हिंदी मीनिंग क्या होता है? ऊंचा, और माइटी क्या होता है? शक्तिशाली या ताकतवर। तो जो एक ऊंचे दर्जे का हो और शक्तिशाली या बहुत ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति हो, वो अपने आप में क्या होता है? बहुत ज़्यादा घमंडी होता है ना। हाई एंड माइटी, प्राउड पर्सन, घमंडी व्यक्ति। इसके बाद जो इडियम है ये क्या है? हार्ड नोज्ड एटीट्यूड। ठीक है, तो इसमें क्या है? एटीट्यूड क्या होता है? नज़रिया होता है। अब देखिए, हार्ड नोज्ड थोड़ा आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि जो व्यक्ति किसी को देखकर नाक चढ़ाता हो या कुछ भी ऐसा करता हो, हार्ड नोज्ड एटीट्यूड रखता हो, तो वो अपने आप में क्या होता है? एग्रेसिव होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सैल टाइप होता है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी होल्ड इन लीश। कि लीश जो वर्ड है, इसमें क्या होता है? जो कुत्ते के गले में जो पट्टा पड़ा होता है ना, उसको बोलते हैं हम लीश। ठीक है, और होल्ड होता है रोकना। ठीक है, तो जैसे हम पट्टे से किसी चीज़ को रोक लेते, तो आप कुत्ते के एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। टू रिस्ट्रेन, किसी को रोकना। ठीक है, होल्ड इन लीश, किसी को रोकना। उसके बाद आता है ये हेड एंड शोल्डर्स। इसको आप शैम्पू से ही याद रख सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर जो शैम्पू है वो अपने आप में सारे जितने अदर शैम्पू हैं उनमें सबसे अच्छा है, सुपीरियर है, यानी श्रेष्ठ है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा होल्ड ए ब्रीफ। होल्ड ए ब्रीफ का मतलब क्या होता है? टू डिफेंड समवन, या किसी का समर्थन करना। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा ये हश मनी। इसमें देखिए वर्ड आया है हश। ये हश होता है चुपचाप रहना, टू बी साइलेंट। ठीक है, तो चुपचाप रहने के लिए रिश्वत किसको दी जाती है? चुपचाप रहने के लिए जो पैसा दिया जाता है, जैसे कहा जाता है कि पुलिस को जो रिश्वत दी जाती है वो इसीलिए दी जाती है कि पुलिस एक्शन ना ले। ठीक है, तो हश मनी, चुपचाप रहने के लिए दिया गया पैसा, तो वो क्या होता है? ए ब्राइब, रिश्वत। उसके बाद आता है ये होल्ड एट बे। ठीक है, तो होल्ड का मतलब फिर वही होगा, रोकना किसी को, और बे क्या होता है? खाड़ी या खाई। अब देखिए, पुराने ज़माने में आपने फिल्मों में देखा होगा, जो राजा महाराजा होते थे वो अपने किले के चारों तरफ एक खाई खुदवा देते थे, जिससे बाहर की कोई भी सेना अचानक से उनके किले पर चढ़ाई ना करे। ठीक है, तो वो खाई जो खुदवाते थे, तो होल्ड एट बे, दुश्मन को उस खाई से उस साइड ही रखना। तो क्या हो जाएगा? टू प्रिवेंट एनिमी फ्रॉम कमिंग, दुश्मन को दूर रखना। ठीक है, उसके बाद आता है हिट द जैकपॉट। जब जैकपॉट जो वर्ड है, इसका मतलब होता है हिंदी में खजाना, और हिट का मतलब होता है टकरा जाना। ठीक है, तो अचानक से किसी खजाने से टकरा जाने का मतलब क्या होता है? कि अनएक्सपेक्टेड सक्सेस, अचानक से सफलता मिलना। ठीक है, उसके बाद आता है हेल्टर स्केल्टर। देखिए, बोलने में दोनों वर्ड एक से लग रहे हैं, हेल्टर स्केल्टर, इन दोनों के अल्फ़ाबेट इधर कर दो या इधर कर दो, ये आप एच को इधर कर दो या एस के को इधर कर दो, तो इधर उधर करेंगे तो भी दोनों वही हो जाएंगे। तो हेल्टर स्केल्टर क्या हो जाएगा? हियर एंड देयर, इधर उधर। ठीक है, उसके बाद आता है हैव ए ब्रश विद। अब देखिए, हैव ए ब्रश विद का मतलब क्या होता है? कि आपके पास एक ब्रश है। ठीक है, और ब्रश होता क्या है? जिससे हम दांत साफ़ करते हैं। ठीक है, और दांत साफ़ करते हैं तो दांतों की बीमारी से दूर रहने के लिए ब्रश ही हमारे पास एक हथियार है जो कि बीमारी से, जर्म से लड़ता है। ठीक है, तो वो क्या होगा? जो ब्रश है, जब ब्रश का हम अपने दांतों में ब्रश करेंगे तो उसका उस बीमारी से, जर्म से आमना सामना होगा। तो आप इससे इसको रिलेट कर सकते हैं। टू हैव एनकाउंटर, हैव ए ब्रश विद, टू हैव एनकाउंटर, आमना सामना होना। ठीक है, उसके बाद आता है ये हॉर्नेट्स नेस्ट। देखिए, हॉर्नेट जो होता है इसको बोलते हैं हिंदी में ततैया।
ततैया आपने देखा भी होगा, मधुमक्खी के जैसा होता है वो, ठीक है। अब हॉर्नेट, अब नेस्ट होता है घोंसला। अब आप घोंसला कह लीजिए या उसका जो छत्ता होता है, ठीक है, वो कह लीजिए। अब आपने ततैये के छत्ते को हाथ से पकड़कर हिला दिया तो क्या होगा, वो आपको पता चल ही जाएगा जो भी होगा, ठीक है। तो वो अच्छा खासा एक विवाद बन जाएगा। आपके हाथ पर खुद से ही सूजन आ जाएगी जब वो सारे आपके हाथ पर काट लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप में एक विवाद खड़ा हो जाएगा। हॉर्नेट्स नेस्ट, रेज कंट्रोवर्सी, विवाद खड़ा करना, ठीक है। उसके बाद आता है होल्ड समबडी टू रैंसम। देखिए होल्ड का मतलब फिर वही हुआ कि रोकना या पकड़ना, और रैंसम क्या होता है, फिरौती। अब फिरौती के लिए किसी को पकड़ लेना, किसी को किडनैप कर लेना। तो ये क्या हो जाएगा, टू डिमांड कंसेशन बाय मेकिंग समवन कैप्टिव, ठीक है, फिरौती मांगना। उसके बाद आता है हॉल एंड कॉर्नर। अब देखिए कोई भी जगह है, कोई भी रूम वगैरह है, उसमें जो होल क्या होता है, छेद होता है, और कॉर्नर उसका कोना होता है। आपको उसके होल भी पता है कि इसमें कहाँ कहाँ पर होल है, और आपको उसका कॉर्नर भी पता है कि कहाँ कहाँ कॉर्नर। तो इसका मतलब क्या है कि आपको सारा सीक्रेट पता है, सारा रहस्य पता है। तो होल एंड कॉर्नर क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं, रहस्य होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इल एट ईज़। इल का मतलब क्या होता है, बीमार, और एट ईज़ आसानी से, जो आसानी से बीमार हो जाता है, यानी कि वो क्या होता है, बहुत अनकंफर्टेबल होता है, असुविधाजनक होता है। इल एट ईज़, अनकंफर्टेबल, असुविधाजनक, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इनफिक्स। देखिए फिक्स जो वर्ड है इसको आप रिलेट करिए फिक्सिंग से, और फिक्सिंग जैसे स्पोर्ट्स में होती है, लोग आरोप लगाते हैं कि क्रिकेट में फिक्सिंग होगी। तो जो व्यक्ति फिक्सिंग में फंस जाता है, ठीक है, वो अपने आप में ज़िंदगी भर एक दुविधा में रहता है कि यार पता नहीं कब हमारी ये पोल खुल जाए। तो इनफिक्स क्या होता है, इन्हें डिलेमा, दुविधा में होना, ठीक है। उसके बाद आता है इन ए फेयर वे। देखिए फेयर का मतलब क्या होता है, ईमानदार होता है। तो ईमानदारी, अब ये फेयर वे क्या हो जाएगा, ईमानदारी का रास्ता, ठीक है। ईमानदारी का, तो जो व्यक्ति ईमानदार होता है वो हमेशा आशावान होता है। इन ए फेयर वे, होपफुल, आशावान, ठीक है। उसके बाद आता है इन द गुड बुक्स ऑफ। अब देखिए गुड बुक्स ऑफ का मतलब क्या होता है, गुड बुक्स होती हैं अच्छी किताबें, ठीक है। अब किसी की अच्छी किताबों में बसना, यानी कोई भी व्यक्ति अपनी अच्छी किताबों में हमारा नाम लिख लेता है, ठीक है। तो वो अपनी अच्छी किताबों में हमारा नाम कब लिखेगा, जब हम उसका बहुत ज़्यादा फेवर करते होंगे, ठीक है, हम उसके फेवर में रहते होंगे तभी तो लिखेगा। हम उसके अगेंस्ट में रहेंगे तो अपनी किताबों में हमारा नाम मेंशन क्यों करेगा, है ना। तो इन द गुड बुक्स ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, टू बी इन फेवर विद ए पर्सन, किसी के पक्ष में होना, ठीक है। उसके बाद आता है इन ट्यून। इन ट्यून क्या होता है, देखिए जैसे बोलते हैं ना कि आज तो उसका मन ऐसा है कि वो म्यूज़िक में लगा हुआ। ट्यून को आप थोड़ा म्यूज़िक से रिलेट कर सकते हैं कि वो गाने गा रहा है, सॉन्ग्स गा रहा है, ठीक है। तो इन ए मूड, उसकी मनोदशा सामने वाले की अच्छी होना, वो ट्यून में होना, उसका मूड होना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इन द लर्च। अब देखिए लर्च जो वर्ड है ये आता है कि जब जहाज़ एक साइड को उलट जाता है या पलट जाता है तो उस टाइम जो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है उसको बोलते हैं लर्च। अब देखिए आप और आपका दोस्त, आप दोनों जहाज़ पर हो और वो जहाज़ पलटने लगा है और आपको एक बोट साइड में दिख जाती है और आप अपने दोस्त को छोड़कर उस बोट पर कूद जाते हो। तो आपने अपने दोस्त को तो लर्च में छोड़ दिया ना, वो जो स्थिति जहाज़ पर क्रिएट हुई थी उसमें छोड़ दिया आपने। तो वही इसका मीनिंग है, इन द लर्च टू लीव ए फ्रेंड इन डिफ़िकल्टी, दोस्त को मुसीबत में छोड़ना, ठीक है। उसके बाद आता है इन्स एंड आउट्स। इन्स का मतलब होता है अंदर और आउट्स का मतलब होता है बाहर, ठीक है। तो जिसको अंदर का भी पता है और बाहर का भी पता है, जैसे होल एंड कॉर्नर अभी वर्ड था वो इडियम थी, तो वैसे ही क्या है, इन्स एंड आउट्स, अंदर भी पता है और बाहर भी पता है। तो आपको सारे सीक्रेट्स पता हैं, सारे रहस्य पता है, ठीक है। उसके बाद आता है इन द ब्लूज़। देखिए ब्लूज़ का मतलब यहाँ ब्लू कलर से नहीं है, ये ब्लूज़ वर्ड है अपने आप में, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है उदास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इन डम्स। डम्स का मीनिंग भी उदास होता है और डिप्रेस्ड, ठीक है, उदास होना। इसके बाद आता है इन द रेड। अब देखिए रेड जो है खतरे का साइन देता है, ठीक है। तो खतरे का मतलब क्या होता है, नुकसान से ही होता है, ठीक है। इन द रेड, नुकसान में होना, खतरे में होना, ठीक है। तो सफ़र ए लॉस, नुकसान होना। उसके बाद आता है इन द लाइमलाइट। देखिए लाइमलाइट का मतलब क्या होता है, प्रकाश से होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं हम कि आजकल वो बहुत ज़्यादा प्रकाश में है, वो लाइमलाइट में चल रहा है, न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है। तो वो व्यक्ति जो भी लाइमलाइट में है वो अपने आप में इस मामले में प्रमुख है, ठीक है। तो इन द लाइमलाइट क्या हो जाएगा, प्रोमिनेंट, प्रमुख, ठीक है। उसके बाद आता है इन द टीथ ऑफ। देखिए इसको आप ऐसे रिलेट करिए, जो छोटे बच्चे होते हैं जब हम उनको हंसी मजाक में छेड़ते हैं या परेशान करते हैं तो वो इस चीज़ को अपोज करने के लिए क्या करते हैं, हमारे जितनी ताकत तो उनमें है नहीं कि वो हमको वापस उतना रेसिप्रोकेट कर सकें। वो क्या करते हैं कि वो अपने दांतों से ना काटने लगते हैं, कभी हमारे हाथ में काटेंगे, कभी हमारी उंगली में काटेंगे। क्यों, इससे वो क्या दर्शाना चाहते हैं कि वो इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं। फिर भी हम लोग क्या करते हैं
कि हम उनको फिर से छेड़ते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। तो वो दांतों वाली जो वो है, आप उसको रिलेट कर लीजिए, इन द टीथ ऑफ, इन स्पाइट ऑफ बिटर अपोजिशन, कड़े विरोध के बावजूद भी हम ऐसे करते रहते हैं, ठीक है। तो इन द टीथ ऑफ, कड़े विरोध के बावजूद, ठीक है। उसके बाद ये आता है हमारा इन ए टाइट कॉर्नर। देखिए टाइट कॉर्नर का मतलब आप एक ऐसा रूम से समझिए कि उसका कॉर्नर कोई एक ऐसा है जिसमें कोई मोटा आदमी है, वो ऐसे फंस चुका है कि ना तो वो इधर हिल सकता है ना वो इधर हिल सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, टाइट कॉर्नर का मतलब कठिन परिस्थिति में होना, क्योंकि वो तो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ जाएगा ना। तो इन्हें टाइट कॉर्नर, कठिन परिस्थिति में होना, ठीक है। उसके बाद आता है इन कोल्ड ब्लड। देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा कि गर्म खून होना। अब गर्म खून क्या होता है कि गर्म खून का जो वो होता है वो गुस्से से होता है, ठीक है, कि गुस्से में उसने ऐसा कर दिया, गर्म खून है इसलिए उसने गुस्से में ऐसा कर दिया। अब ये जस्ट उसका अपोजिट हो रहा है कि गुस्सा तो तब आया जब गर्म खून था, बट ये क्या है, ये कोल्ड ब्लड है। तो गुस्से में तो कोई काम किया नहीं होगा, वो काम तो बहुत ही सोच समझ के जानबूझकर किया गया होगा। तो इन कोल्ड ब्लड क्या हो जाएगा, जानबूझकर कोई कार्य करना, ठीक है। उसके बाद आता है ये इन डोलड्रम्स। डोलड्रम्स देखिए, डोलड्रम का खुद से हिंदी मीनिंग होता है उदासी। तो उदासी में होना क्या होगा, टू बी डिप्रेस्ड, उदास होना, ठीक है। उसके बाद आता है इन द फैमिली वे। देखिए फैमिली वे का मतलब क्या हो जाएगा, परिवार को बढ़ाना, और परिवार को बढ़ाने का मतलब क्या होगा, प्रेग्नेंट, गर्भवती होना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आइवरी टावर। देखिए इसमें वर्ड जो है आइवरी, ये आइवरी यूज़ होता है जो हाथी के जो दांत होते हैं ना उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। और हाथी के दांत बहुत ज़्यादा महंगे बिकते हैं, और टावर जो होता है वो बड़ी सी बिल्डिंग को बोलते हैं टावर। तो वो क्या होता है, हाथी के दांत का टावर बनाना। अब हाथी के दांत तो एक तो वैसे ही इतने महंगे हैं, दूसरी बात वो मिलते नहीं हैं, वो अवेलेबल ही नहीं होती, क्योंकि आपको हाथी मारना पड़ेगा उसके लिए, और ऐसा गवर्नमेंट आपको करने नहीं देगी। तो हाथी के दांत का टावर बनाना अपने आप में एक बात क्या होगी, ये हो जाएगी आपकी काल्पनिक दुनिया, इमेजिनरी वर्ल्ड, क्योंकि ऐसा रियलिटी में तो हो नहीं सकता। तो ये तो इमेजिनेशन में हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है इन द डम्प्स। अब डम्प्स का मतलब फिर से वही क्या होता है, उदासी। और जिसके पास उदासी है, जो उदास है, तो उसका क्या होगा, उत्साह जो है बहुत ही कम होगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इन लो स्पिरिट्स, ठीक है। उसके बाद आता है इन ए फ्लटर। फ्लटर का मतलब होता है, देखिए उछल कूद करना या फड़फड़ाना। जैसे हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ जाता है और हम अपने जो इमोशंस हैं उनको रोक नहीं पाते हैं, वो सबके सामने दिखाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इन ए फ्लटर, एक्साइटेड, उत्साहित होना, ठीक है। उसके बाद देखिए जॉन्डिस्ड आई। देखिए जॉन्डिस्ड क्या होता है, जॉन्डिस होता है चोट लगना, ठीक है, चोट को हम जॉन्डिस बोलते हैं। अब आप जैसे दो पक्ष आपके सामने बैठे हुए हैं, दो लोग हैं, अब आपको उनमें से किसी एक का पक्ष लेना है, तो आप उसकी तरफ आंख मार देंगे पहले ही कि तू बेफिक्र रह, मैं तेरा ही पक्ष लूँगा। तो ये आंख मारना जो वर्ड है ना, अब जैसे किसी की आंख पे चोट लग जाती है तो आंख बंद हो जाती है, तो वो आंख मारने जैसा ही हो जाता है ना। तो आप वहीं से इसको रिलेट करिए कि आंख पे अगर चोट लग गई तो आप इसको एक पक्षपात की तरह ही समझ सकते हैं, प्रेजुडाइज, पक्षपात करना, ठीक है। उसके बाद आता है कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। देखिए आप इसको ऐसे समझिए कि देखिए बॉडी से जब आत्मा निकल जाती है तो इसका मतलब क्या है, सामने वाला व्यक्ति मर चुका है, तभी तो उसकी आत्मा बॉडी से निकल चुकी है, और आत्मा और उसका जो शरीर है वो दोनों एक ही जगह है। तो इसका मतलब क्या है कि वो भी जिंदा है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, टू मेंटेन लाइफ, जीवन यापन करना, ठीक है। उसके बाद आता है कीप एट एन आर्म्स लेंथ। देखिए आप इसको कैसे भी रिलेट कर सकते हैं, आप अपने आप में कुछ भी स्टोरी अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको बताऊं तो ऐसे बताऊंगा कि देखिए जब बाइक पर हम लोग चलते हैं, आपने भी एक्सपीरियंस की होगी ये सिचुएशन कि हमारे आगे वाला जो बाइक चला रहा होता है, जो राइडर होता है, ठीक है, वो हेलमेट लगाया होता है। अब अचानक से अगर वो तेज़ी से ब्रेक लगाता है तो यदि हम उसके जितना क्लोज बैठेंगे हमारा सर उसके सिर में टकराता है ना। तो इससे क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा पीछे हट के बैठें, उससे थोड़ा दूर रहे, तो वो अचानक से ब्रेक भी लेगा ना, तो हम उससे टकराएंगे नहीं। तो कीप एट एन आर्म्स लेंथ, एक हाथ की दूरी। अब हम थोड़ी सी भी डिस्टेंस अगर अपने बीच में बनाकर रखें तो अगर अचानक से ब्रेक भी लगाएगा तो हमारा सर उसके सर में पीछे से नहीं टकराएगा। तो ये वही है, कीप एट एन आर्म्स लेंथ, टू कीप एट ए डिस्टेंस, उचित दूरी बनाए रखना। इसी तरह आप अपने माइंड में जो भी कोई आपकी स्टोरी क्रिएट हो रही हो इमेजिनेशन में, वो आप इस अपने माइंड में बना सकते हैं, जिससे आपको ये ईडियम याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद आता है कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर। देखिए वोल्फ होता है भेड़िया। अब भेड़िए को यहाँ इन्होंने दिखाया है कि भेड़िए को दरवाजे से दूर रखना। तो आज के टाइम में जो भुखमरी है वो भी किसी भेड़िए से कम नहीं है, जो कि इंसान को धीरे धीरे खा रही है, ठीक है। तो यहाँ भुखमरी को इन्होंने वोल्फ बताया है, कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर टू अवॉइड स्टारवेशन, यानी कि भुखमरी को दूर रखना, ठीक है। किथ एंड किन, ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ये क्या होता है, ब्लड रिलेशन, सगे संबंधी, ठीक है। उसके बाद आता है निट द ब्रो। अब ये निट ब्रो तो देखिए आई ब्रो होती है जो आईज़ के ऊपर होती हैं ये, और निट होता है इनको सिकोड़ना। जैसे कि मान लीजिए हम किसी को गुस्से से देखते हैं तो थोड़ी सी हम अपनी जो ब्रो हैं इनको सिकोड़ लेते हैं, ठीक है।
तो सामने वाला समझ जाता है कि यार ये इसके माथे में रिंकल्स पड़ रही हैं, ठीक है, बोलते हैं ना माथे में गुलझड़ी डाल लेना, तो ये रिंकल्स पड़ी, इसका मतलब ये मुझ पर गुस्सा कर रहा है, ठीक है। तो ये घुड़की देने वाली बात होती है। ये क्या होता है, निड द ब्रो, सामने वाले को घुड़की देना या गुस्सा दिखाना, ठीक है। उसके बाद आता है किक द बकेट। अब देखिए इस ईडियम को आप ऐसे याद रखिए, आपको मैंने फिल्मों में आपने देखा होगा कि कई बार जब लोग सुसाइड करते हैं तो वो पहले बेड पर खड़े होते हैं पंखे से लटकने के लिए, उसके बाद कोई स्टूल या चेयर वगैरह पैरों के नीचे रखते हैं और उसमें जैसे ही लात मारते हैं गले में फंदा डालने के बाद और लटक जाते हैं। तो वो किक द बकेट आप ऐसे ही समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है जो भी है उसने वो सुसाइड कर रहा है तो उसने क्या है, बकेट जो होती है बाल्टी होती है वो पैरों के नीचे रख के और उस पर खड़ा हो गया और फिर उसने फंदा डाल लिया और फिर बाल्टी में लात मार दी और लटक गया। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, किक द बकेट क्या होता है, फांसी पर लटकना, मरना, ठीक है, टू डाई। उसके बाद आता है कीप अप एपियरेंस। देखिए एपियरेंसेस क्या होता है, हमारा जो बाहर का जो एपियरेंस है, हमारा जो रूप है, ठीक है। तो कीप अप का मतलब क्या होता है, मेंटेन रखना, उसको बनाए रखना। तो टू मेंटेन आउटवर्ड शो, तो ये क्या हो जाएगा, बाहरी दिखावा बनाए रखना। उसके बाद आता है कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड। अब इसमें आप देखिए फिल्मों में आपने देखा होगा या कहीं सीरियल में देखा होगा, जैसे हॉस्पिटल में किसी का कोई रिलेटिव जो है एडमिट होता है और उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस होती है, तो लोग बाहर बैठ के थोड़ा प्रे टाइप करते हैं, हाथों को जोड़ के फिंगर को क्रॉस कर लेते हैं या डॉक्टर का वेट करते हैं। तो आप वहाँ से भी इसको रिलेट कर लीजिए कि आशापूर्वक प्रतीक्षा करना कि डॉक्टर ऑपरेशन करके बाहर निकलेगा और हमको एक अच्छी खबर देगा कि अब आपका जो रिलेटिव है वो खतरे से बाहर है। तो वो फिंगर को ऐसे क्रॉस करके वहाँ बैठे रहते हैं रिलेटिव जो बाहर ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे रहते हैं, तो वहाँ से आप इसको रिलेट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है कीप द पॉट बॉइलिंग। देखिए पोट होता है बर्तन और बॉइलिंग क्या होता है, उबलते रहना, ठीक है, उसको उबालते रहना। तो उसको उबालते रहने से क्या मतलब है कि नए नए पोट हमारे पास नहीं है, बस एक ही पोट है, उसी को उबालते रहना। तो ये क्या हो जाएगा, अर्न हार्डली एनफ फॉर लिविंग, मुश्किल से जीवन यापन कर पाना, ठीक है। उसके बाद आता है किक वंस हील्स। देखिए किक का मतलब क्या होता है, लात मारना, और हील्स क्या होता है, एड़ियाँ। तो एड़ियाँ ज़मीन पर मारना, लात की तरह उसको मारना। तो वो क्या होता है कि जैसे आप किसी से मिलने गए हैं, आपका कोई मित्र आ रहा है और आप कहीं बैठे हैं, वो काफ़ी टाइम तक आया नहीं है, तो आपके मन में भी एक बेचैनी सी होने लगती है, बॉडी में बेचैनी सी होने लगती है। तो आप पैरों को ज़मीन पर मारने लगते हैं, अरे यार पता नहीं कब तक आएगा, ये अभी आया नहीं है, ठीक है। तो आप वहाँ उसके इंतज़ार में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ये भी कन्फर्म नहीं है कि वो आएगा भी या नहीं आएगा, ठीक है। तो किक वंस हील्स क्या हो जाएगा, टू वेस्ट टाइम इन वेटिंग, प्रतीक्षा में समय बर्बाद करना, ठीक है। उसके बाद आता है कीप एब्रेस्ट ऑफ। अब देखिए एब्रेस्ट जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है, जैसे इंग्लिश में एक वर्ड है बिसाइड्स, पास पास होना, ठीक है। तो वही है ये पास पास होना, साइड बाय साइड होना। अब देखिए कोई ऐसे मान लीजिए कि कोई भी न्यूज़ है या कोई भी व्यक्ति है तो वो आपके पास पास है, बिल्कुल आपके साइड बाय साइड है, इसका मतलब वो आपसे पीछे नहीं है, ठीक है। तो ये मीनिंग इसका क्या है, नॉट टू फॉल बिहाइंड, पीछे न रहना या फिर अपडेट रहना। उसके बाद आता है लॉस्ट इन द क्लाउड। देखिए आप हवाई जहाज़ में बैठे हैं तो वो क्या है, बादलों से ऊपर उड़ता है, ठीक है। तो आपको नीचे का तो फिर कुछ दिखाई नहीं देगा, आपको तो फिर बादल ही बादल दिखाई देंगे ना। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे मैं कहाँ पर आ गया हूँ, मुझे तो नीचे का कुछ पता भी नहीं चल रहा है, लोकेशन क्या है ये। तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, लॉस्ट इन क्लाउड्स, बादलों में ही आप खो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लॉस्ट इन द क्लाउड्स, कन्फ्यूज होना, भ्रमित होना। उसके बाद आता है लूज ग्राउंड। देखिए लूज ग्राउंड क्या होता है, ग्राउंड का मतलब होता है आपकी जो यथास्थिति होती है, जहाँ आप खड़े होते हैं, जो आपका बेस होता है, ठीक है, वो क्या होता है ग्राउंड। अब लूज ग्राउंड क्या होता है, अपना बेस ही खो देना। तो क्या हो जाएगा, फेल टू कीप पोजीशन, यथास्थिति बनाए रखने में असफल होना, ठीक है। उसके बाद आता है लाफ इन वन स्लीव्स। तो लाफ इन वन स्लीव क्या हो जाएगा, देखा आपने देखा होगा कि जैसे हम पुराने टाइम में स्कूल में थे तो वहाँ पर जैसे किसी को क्लास में डांट दिया तो जो बैक बेंचर्स वगैरह होते थे, बच्चे क्या होते थे, मुंह पर हाथ रखकर, मतलब स्लीव्स में कोहनी के पास ना, अपनी एल्बो के पास ऐसे करके मुंह नीचे करके हंसते थे। तो वन स्लीव्स ये क्या है, लाफ इन वन स्लीव, अपने मुंह पर हाथ रखकर फेस पर और तब हंसना। तो ये क्या हो जाएगा, टू लाफ सीक्रेटली, चुपचाप हंसना। उसके बाद आता है लीव नो स्टोन अनटर्न। देखिए टर्न का मतलब होता है पलट देना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी पत्थर ऐसा न छोड़ना जो पलटा हुआ न हो। तो इसका मतलब क्या है, आप कहीं कोई कार्य कर रहे हैं या आपका कुछ वहाँ पर खो गया है, पत्थरों में है, तो आपने सारे पत्थर पलट पलट कर देख लिए, बट आपकी जो चीज़ खोई हुई थी वो वहाँ पर नहीं मिली है। तो सारे पत्थर पलट कर देख लेना। तो ये क्या हो जाएगा, टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, हर संभव प्रयास करना।
उसके बाद आ गया लीप इन द डार्क। अब लीप क्या होता है, छलांग लगाना। अब सामने अंधेरा है, आपने उसमें छलांग लगा दी तो आपने जानबूझकर रिस्क ले लिया ना। ये नहीं पता सामने खाई है, कुआं है, कुछ भी हो सकता है, बट आपने अंधेरे में छलांग लगा दी, सामने का आपको कुछ नहीं पता वहाँ का सरफेस कैसा है। तो लीप इन द डार्क क्या हो जाएगा, टू टेक ए रिस्क डेलिबरेटली, जानबूझकर रिस्क लेना। ठीक है, उसके बाद आता है लुक शार्प। अब देखिए शार्प का मतलब तो होता ही तेज़ है, और तेज़ होने का मतलब क्या है, जल्दबाजी करना। तो लुक शार्प का मतलब क्या हो जाएगा, टू मेक हेस्ट, जल्दबाजी करना। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो हमारी, जिसमें मैंने ये 50 ईडियम एसपी बख्शी की कवर कर दी हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, एग्ज़ाम में जब आप लोग बैठेंगे तो आपको यहाँ तो लग रहा होगा कि यार बस मैं ईडियम बताता हूँ, उसका इंग्लिश मीनिंग बता देता हूँ और उसका हिंदी मीनिंग बता देता हूँ। बट अगर आपको इतना भी बेसिक आइडिया रह गया ना कि इंग्लिश की जो ईडियम है उसका हिंदी में सेंस क्या निकलता है, तो भी आप उसको कर ले जाएंगे। आप इस बात की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि उसमें जो 4 ऑप्शन आपके एग्ज़ाम में आएंगे उसमें 2 ऑप्शन तो इतने बकवास होते हैं कि आप उनको तुरंत एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, और जो 2 ऑप्शन बचेंगे उसमें आपको अगर ईडियम के बारे में एक बेसिक आइडिया भी है ना कि इसका हिंदी मीनिंग लगभग में क्या था, तो भी आप उस ईडियम्स को करेक्ट कर देंगे। तो बस आप इतना ही ध्यान रखना, ये वीडियो सारी आप देखने के बाद अपनी प्रैक्टिस करना ईडियम्स की, जहाँ पर भी जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके बाद मैं भी अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं भी ऑप्शन वाली प्रैक्टिस इसकी करा दूंगा। बट आप इसको जब देखेंगे और इसके बाद करने बैठेंगे तो आपको बिल्कुल इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। और मैं जो है ये 1000 ईडियम की सीरीज़ जो है जब ये कंप्लीट कर दूंगा, तब आप इसको करने के बाद कोई सा भी सेट उठाकर देख लेना एसएससी का प्रीवियस ईयर का, उसमें आपको 5 में से 3 ईडियम्स इन्हीं में से मिल जाएंगी, 3 में भी 4 भी मिल जाएंगी। एक ईडियम जो आएगी वो नई ईडियम होगी, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ठीक है, बट आपकी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी होगी ईडियम्स को सॉल्व करने की कि आप उसको आसानी से एलिमिनेट कर लेंगे अपना बेसिक आइडिया लगाने के बाद भी। ठीक है, तो आप इसको जैसे मैं बता रहा हूँ हर ईडियम को स्टोरी क्रिएट करके, इमेजिनेशन करके, यदि आपके पास इससे भी अच्छी कोई स्टोरी होती हो, कोई इमेजिनेशन होगी इस ईडियम को लेकर के, तो आप उससे भी उसको याद कर सकते हैं। हमारा मेन मकसद क्या है, ईडियम को माइंड में रखना। ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो इंग्लिश मीनिंग है जितने भी एग्ज़ाम होंगे सब में डिफरेंट ही आएगा। बस आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि बेस्ट मीनिंग क्या हो सकता है, बस इतना ही आपको याद रखना है एग्ज़ाम में बैठते टाइम। ठीक है, जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड में चलेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं फिर, जो हमारा पार्ट 6 होगा, उसके बाद 7th पार्ट आएगा और एसपी बख्शी की ये सीरीज़ जल्द ही आपकी ख़त्म हो जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।